मैंने धीरे से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर गला खकार कर कमरे में दाखिल हो गया। सामने ही उरूसी जोड़ा पहने खूबसूरत फूलों से सजे हुए बिस्तर पर वो दुल्हन बनी बैठी थी। जब मैंने उसका सरापा देखा था, एक पल को तो मेरा दिल बेकाबू सा होने लगा था। वो एक अरबी लड़की थी, बेहद हसीन थी, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि वो मेरी एक रात की दुल्हन थी। मैं जो कुछ घंटे पहले यहाँ कदम रखने से भी कतरा रहा था, दिल में अजीबोगरीब से वसवसे आ रहे थे और यही सोच रहा था कि आखिर लोग कैसे हलाला करने पर रजामंद हो जाते हैं। लेकिन अब जब खुद उस हसीन दोशीज़ा को देखा तो जैसे पहली ही नज़र में उस पर दिल हार बैठा था। फिर ऐसे ही दिलासा देकर खुद को समझाने लगा कि इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं था, मुझे तो इसका दुगना फायदा था। एक तो मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे थे, वही दूसरी तरफ सवाब का सवाब था कि मैं मियाँ बीवी के बीच दोबारा से रिश्ता कायम करने की वजह बन रहा हूँ। खैर, मैंने दरवाजे को लॉक किया और धीरे धीरे कदम उठाता हुआ अपनी एक रात की दुल्हन की तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदमों की चाप तो जैसे उसके दिल पर छुरी चला रही थी। उसने फौरन खुद को समेट लिया और घुटनों के गिर्द बाजू हाहिल कर लिए। उसकी हल्की हल्की सिसकियों की आवाज ने मुझे खटकने पर मजबूर किया था। मुझे उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी, वो रो रही थी। वो भी इस बात से बाखबर थी। फिर रोना कैसा? जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ था, वो तो जैसे बुत बन चुकी थी। मैं बिल्कुल उसके सामने बेड पर जाकर बैठा तो वो फौरन सिमट कर बेड के दूसरी तरफ हो गई। उसका यह अंदाज अब मुझे गुस्सा भी दिलाने लगा था कि अगर इतना ही दूर भागना था तो जरूरत क्या थी हलाला करने की। खैर, मुझे तो अपना काम पूरा करना था जिसके लिए मुझे पैसे दिए गए थे। मैं अगले ही पल में उसके करीब हो गया और उस हसीन दोशीज़ा का घूंघट उठाना चाहा तो उसने फौरन मेरा हाथ रोक दिया। कहने लगी, आपको खुदा का वास्ता है, मेरे साथ कुछ भी मत करना। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ही नेक और पर्देदार लड़की हूँ। मुझे मेरे शौहर के अलावा आज तक किसी ने नहीं छुआ। मैं कैसे किसी और को वो दर्जा दे सकती हूँ? आप मुझसे दूर रहें। वो हाथ जोड़कर रोने लगी थी, जबकि अगले ही पल मुझे गुस्सा आ चुका था। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी वो। मैं कहने लगा, ए लड़की, क्या ड्रामेबाजी कर रही हो? तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया है क्या? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारा पहला शौहर तो तुम्हें तलाक दे चुका है और अब तुम मेरी अमानत हो। अब तुम पर मेरा हक है और ये निकाह मैंने तुमसे जबरदस्ती नहीं किया, तुमने खुद रजामंदी दी है। तुम होती कौन हो जो मुझे अपने करीब आने से रोके? उस वक्त मेरे जज्बात पूरे आबो ताब से जागे हुए थे। मैंने उससे कहा कि मैं तुम पर पूरा इख्तियार रखता हूँ और हलाला कैसे होता है ये तुम भी अच्छे से जानती हो। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, रोने लगी। मगर अगले ही पल मैंने उसके बंधे हुए हाथ पकड़ लिए। उसके नरम मोमी हाथ तो जैसे मुझे अलग ही दुनिया में ले जा चुके थे। मैंने उसका हाथ थामकर अपने पास मौजूद मुंह दिखाई की अंगूठी उसे पहनाना चाही, जो कि उसी के पहले पति से मैंने ली थी, क्योंकि अरबियों में ये एक खास रस्म थी कि बीवी को सबसे पहले मुंह दिखाई में अंगूठी जरूर पहनाते हैं। वो खामोशी से सब कुछ देखती रही। अगले ही पल मैंने उसका घूंघट उठाया तो वो दुल्हन बनी खूबसूरत सी गुड़िया मेरे सामने थी। हाँ, अलबत्ता रोने की वजह से उसका काजल काफी खराब हो चुका था, लेकिन उसके हसीन रूप पर वो फैला हुआ काजल भी उसके हुस्न को बढ़ा रहा था। हम पठान भी खूबसूरती होते हैं और बला के हसीन हुआ करते हैं, मगर ये अरबी लड़की तो कयामत ढा रही थी। मैं था भी एक खूब रूह मर्द और हुस्न परस्त भी था। इससे पहले कि मैं उसके हुस्न की तारीफ करता कि मेरा मोबाइल बजा। ये मोबाइल मेरा था और इस वक्त इसकी रिंगटोन बजने पर मुझे बहुत गुस्सा आ चुका था। मैंने मोबाइल निकाला तो किसी रोंग नंबर से कॉल आ रही थी। जैसे ही फोन कान से लगाया तो एक भारी गर्जदार आवाज गूंजी, गुल खान, मरियम को फोन दो, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। ये तो मरियम का पहला पति था जिसकी वजह से वो हलाले के लिए मेरे पास आई थी। मैंने एक कड़ी नजर से मरियम को देखा तो वो सहम चुकी थी। मैंने उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाया और फोन स्पीकर पर डाल दिया। जैसे ही मरियम ने फोन को स्पीकर पर देखा तो वो मुझे ताज्जुब से देखने लगी। लेकिन उस वक्त वो मेरी बीवी थी, चाहे एक रात की ही थी, लेकिन थी तो मेरी गैरत। मैं चाहता था कि उसके शौहर की बात मैं सुनूं। कपकपाती हुई आवाज में मरियम ने जवाब दिया तो वो शख्स उससे कहने लगा कि देखो मरियम, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुम इस बात पर बिल्कुल राजी ना थी कि हलाला किया जाए, लेकिन तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। अब हलाला करना भी हमारे लिए जरूरी है ताकि हम अपना रिश्ता वापस जोड़ सके।
मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मेरी मोहब्बत की खातिर आज की रात उसके साथ गुजार लेना। मैं जानता हूँ कि आज की रात तुम्हारे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा, बस हलाले की तमाम शर्त को जरूर पूरा कर देना। उसका शौहर उसे ये सब कुछ समझा रहा था और वो अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी हिचकियां रोक रही थी। गुस्से से मेरे कानों की लो तक सुर्ख हो चुकी थी। वो कौन होता था मरियम को इजाजत देने वाला? अगले ही पल उसने मोबाइल वहीं बेड पर पटक दिया और चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद उसने जो राज मेरे सामने खोले, मेरे तो होश उड़ चुके थे। कहने लगी कि उसका साबिका शौहर तो उसे कई बार, मैंने पहला कदम इस हॉल जैसे कमरे में रखा तो ऐसा लगा जैसे मैं दलदल में धंस चुका हूँ। भले ही ये गलत था, मैं खुद इसके खिलाफ था, मगर मेरी मजबूरियां मुझे यहाँ तक ले आई थी। हवा में खुनकी थी, मगर मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। खैर, मैं यहाँ तक आ चुका था तो आगे जाने में भी कोई हर्ज न था। मुझे यहाँ लाने वाला मेरा दोस्त था, जिसका नाम जुमा खान था। वो मेरी बदहवासी देखकर मुझे घूर कर देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब चलो भी, सोचते रहे तो घर पर तुम्हारी माँ दर्द से तड़प तड़प कर मर जाएगी। वहां एक नजर दौड़ाई तो मुझ जैसे कई नौजवान लड़के आपस में हंस बोल रहे थे। उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, शायद ये भी इस सवाब की नियत से ही हलाला कर रहे थे। मुझे मेरा दोस्त राहदारी से गुजारता हुआ एक कमरे में ले आया, जो कि वहां का दफ्तर समझा जाता था। एक हलाला सेंटर था जिसे एक घर में बनाया गया था, और यहाँ बड़ी राजदारी से अरबी औरतों का हलाला हिंदुस्तानी नौजवानों से ही करवाया जाता था। जब ये बात मुझे मेरे दोस्त ने कही थी तो मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई थी कि अरबी औरतें हिंदुस्तानी मर्दों से ही क्यों हलाला करवाना चाहती हैं। मैंने ये सवाल अपने दोस्त से किया तो वो मुस्कुराने लगी। कहने लगा, जब तू किसी अरबी औरत के साथ हलाला करेगा तो पता चल जाएगा। मेरा दिल इस काम के लिए मुतमईन नहीं था, क्योंकि मैं इतना इल्म रखता था कि तलाक क्या होती है और हलाला किसे कहते हैं। लेकिन मैं पिछले कई महीने से बेरोजगार था। मेरे पास इतने पैसे भी न थे कि वापस हिंदुस्तान चला जाऊं। इसलिए मैं खुद को इस बात के लिए आमादा करने लगा कि बस इतने पैसों का इंतजाम हो जाए कि वापस हिंदुस्तान चला जाऊं। खैर, मैं अपने दोस्त के साथ दफ्तर में दाखिल हुआ तो खिलाफे तवक्को एक भारी जिस्म वाली एक अरबी खातून बैठी थी, जिसने सर से पैर तक नीले रंग का अबाया पहन रखा था और चेहरे पर मेकअप थोपा हुआ था। मेरे दोस्त ने ही मेरी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई थी। अभी मैं वही सर झुकाए बैठा उंगलियां मरोड़ रहा था, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा था। हमारे पठानों में तो बीवी को कभी तलाक नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे यहाँ तो गैरत का मामला होता है। हम पठान अपनी बीवी पर किसी गैर की नजर भी बर्दाश्त नहीं करते। मैं अपनी सोचों में गुम था कि जब धड़ल्ले से दरवाजा खुला, काले बुरके में एक नौजवान लड़की और एक मर्द अंदर दाखिल हुआ, जिन्हें उस अरबी मैडम ने एक तरफ बैठने का इशारा किया और हमसे कहा कि आप लोग बाहर जाएं। हम दोनों वहां से बाहर निकल आए। जिन लड़कों के पास मैं बैठा था वो भी हिंदुस्तानी थे। कहने लगा, मैं अब तक 15 हलाले कर चुका हूँ। हर हलाले का मुझे हिंदुस्तानी 70,000 रुपये मिलते हैं। मुझे यहाँ काम करते सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं। ये सुनकर तो मैं हैरत में शामिल हो गया था कि 15 हलाले। मैं सोचने लगा कि जो कुछ मैंने हलाले के बारे में सुना है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता जैसा इस हलाला सेंटर में हो रहा था। तभी एक लड़का मुझे बुलाने के लिए आया। मैं जैसे ही दोबारा दफ्तर में दाखिल हुआ तो अरबी मैडम ने हाथ में पकड़ी पेंसिल के इशारे से कहा, यह लड़का हलाले के लिए ठीक रहेगा। वो बुरके में मलबूस लड़की तो सिसक सिसक कर रो रही थी। बार बार साथ बैठे शख्स का बाजू पकड़कर न जाने क्या कहती थी कि वो फौरन उसे घूर कर चुप करवा देता था। मेरे हाथ पांव तो जैसे कांप रहे थे। मेरे लिए काम बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन जब यहाँ तक आ चुका था तो पैसों की खातिर हलाला भी करना जरूरी था। उसका शौहर खुद उसे अपने पास बैठाए समझा रहा था। उसकी हालत तो मुझे काफी खराब लग रही थी, जैसे अंदर ही अंदर बहुत सी बातें उसे हलकान कर चुकी हो। मैंने एक नजर उस लड़की को देखा था जब वहां पर एक मौलवी साहब को बुलाया गया और उन्होंने मेरा उस लड़की के साथ निकाह पढ़ा दिया। उसका पहला शौहर वहां सामने बैठा बड़ी ही खुशी से हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जबकि मुझे तो अपने फैसले पर ही पछतावा हो रहा था कि आखिर मैं यहाँ क्यों हलाले के लिए चला आया। मैंने अभी तक उस लड़की को पर्दे में ही देखा था। जब निकाह नामे पर साइन हो चुके तो वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी रोती हुई आवाज पर मैंने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ ध्यान दिया तो एक पल को पल के झपकना भूल चुका था। इस कदर खूबसूरत लड़की तो मैंने पूरे पठान कबीले में कभी नहीं देखी थी। मैं तो जैसे हर चीज से बेगाना उसके चेहरे को फटी फटी नजरों से देखने लगा था।
वो तो रोते हुए भी जैसे कोई गुड़िया लग रही थी। फिर एक नज़र सामने उसके साबिका शोहर पर डाली। कैसा शोहर था जो इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक दे चुका था। मुझे तो अब उस पर गुस्सा आने लगा था। मुझसे निकाह हो चुका था तो वो शिकायती नज़रों से अपने शोहर की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कहने लगा कि फिक्र मत करो, बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद वैसे भी तुमने वापस मेरे पास ही आना है। ये शब्द कहते हुए उस शख्स ने मेरे चेहरे की तरफ देखा था। मेरी गैरत पर तो जैसे तमाचा लगा था। मुझे तो अपने वजूद से ही घिन आने लगी थी। यहाँ तो रिवायात का मजाक बनाकर रख दिया गया था। भला ऐसे थोड़ी होते हैं हलाले, जैसे यहाँ पर हमारे समाज में रिवाज बन चुका था, जो कि सिवाय जिना के और कुछ भी ना था। मगर मुझे जैसे ही मजबूर लड़के बाज दफा मजबूरी की वजह से ये काम करने पर मजबूर हो जाया करते हैं। खैर, वो एक दिन के लिए रुखसत होकर मेरे साथ आ चुकी थी। वो मेरी बीवी थी और मैं उस पर हक रखता था। गुज़िश्ता रात मैंने उससे अपना हक वसूल किया था। सुबह हुई तो वो अभी तक सो रही थी। मैं तो सुबह उठने का पाबंद था। अपने वक्त पर सुबह सुबह उठा और फजर की नमाज अदा की। एक नज़र उसके चेहरे पर डाली तो सर झटक दिया। मैंने हमेशा की तरह आज भी नाश्ता खुद ही बनाया था। जब नाश्ता करने बैठा तो तब वो बिस्तर से उठी थी। मुझे वहीं बैठा देखकर फौरन दुपट्टा ठीक किया। भले ही वो मेरे लिए अभी तक अनजान थी, मगर मैं वक्त का बड़ा पाबंद था। मैं कहने लगा, लगता है इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दी है। औरत जात इतनी लेट उठे तो मर्द को गुस्सा तो आएगा ही। ये सुनकर उसका रंग पीला पड़ गया था। एक मर्तबा फिर उसके आंसू बहने लगे। मेरा ताना शायद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो उठकर वॉशरूम चली गई तो मैंने सोचा कि बस वक्त ही लगा होगा इससे, अपना काम पूरा करके इसको तलाक दे दूंगा। इसलिए बगैर कोई खुशफहमी पाले उसके साथ सख्त रवैया रख रहा था। मगर जब वो ना कर आई तो उसका निखरा रूप देखकर मेरा दिल फिर से बेईमान हुआ था। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। उसे देखकर मुझसे रहा न गया तो मैं सोफे से उठकर उसके पास आ गया और बिना कुछ सोचे उसके गाल सहलाने लगा था कि वो फौरन 2 कदम पीछे हटी। कहने लगी, हलाला आप कर चुके हैं, इसलिए मुझसे दूर रहें। मैंने उसे गौर से देखा। एक ही रात में वो मुझे कितनी अपनी अपनी लगने लगी थी कि मेरा जी चाहा कि मैं अपनी बात से फिर जाऊं। मेरा दिल उसका मुतमन्नी होने लगा था। मैं सोचने लगा कि कैसे यहाँ पर आने वाले नौजवान मुसलमान होते हुए एक रात के हलाले के लिए मान जाते हैं, जबकि ऐसा कोई भी तरीका शरीयत में मौजूद नहीं है। अभी मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उस लड़की ने फौरन से दरवाजा खोला तो सामने उस हलाला सेंटर की इंचार्ज खड़ी थी। कहने लगी, चलो अच्छा है कि तुम दोनों उठ गए, मेरे ऑफिस में आओ ताकि बाकी की कार्रवाई भी हो सके। जो कुछ उस औरत ने रात को मुझे अपने शौहर के बारे में बताया था, मैं सोच चुका था कि मुझे क्या करना है। जैसे मैं ऑफिस में पहुंचा, उस औरत का शौहर कुर्सी पर बैठा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन वो लड़की अपने शौहर को देखकर रोने लगी। वो बेख्तियार होकर उसके साथ लग गई। ये देखकर तो मुझे बहुत जोर का झटका लगा था। इस वक्त वो औरत मेरे निकाह में थी, एक पठान की बीवी थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी के साथ लगकर रोए। मैंने तेज कदम बढ़ाए और बाजू से पकड़कर मरियम को उसके पहले शौहर से पीछे किया। ये देखकर उसका शौहर गुस्से से मुझे घूरने लगा। कहने लगा कि ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा कि ये हमारा बीवी है, हमारा गैरत है। जब तक ये हमारा निकाह में है हम इसको तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता। कहने लगा कि ठीक है, मैं डिवोर्स पेपर अपने साथ लाया हूँ, तुम साइन करो और अपने पैसे उठाओ। मैंने कहा कि जैसा हलाला तुम कह रहे हो ऐसा शरीयत में नहीं है। मुझे ये लड़की अच्छी लगी है, मैं इसे तलाक नहीं देना चाहता। मेरी बात सुनकर हलाला सेंटर की इंचार्ज औरत और वो अरबी नौजवान गुस्से में मुझ पर बरसने लगे कि तुम्हारी हमसे यही बात तय हुई थी कि तुम एक रात गुजारोगे और अगली सुबह तलाक हो जाएगी, और उसके पैसे तय हुए थे। मैंने कहा कि मैं पठान हूँ, हमारे पठानों में ऐसा नहीं होता। हम औरत की सौदेबाजी नहीं करते, हम या तो मर जाते हैं या मार देते हैं, लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं करते। मेरी बात सुनकर वो अरबी नौजवान परेशान हो गया था। वो इंचार्ज मुझे दूसरे कमरे में ले गई। कहने लगी कि तुम अपने पैसे बढ़ा लो, मैं उस अरबी से पैसे ज्यादा ले लूंगी, लेकिन देखो ये मेरा कारोबार है, तुम बात से फिर नहीं सकते। तुम्हें हर हाल में मरियम को तलाक देनी होगी। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, और अगर तुम लोगों ने दोबारा ये बात कही तो मैं पुलिस में जाकर तुम लोगों की पोल खोल दूंगा कि तुम लोग खुफिया तौर पर हिंदुस्तानी नौजवानों को पैसों का लालच देकर एक गैर शरई काम करवाते हो। ये सुनकर उस औरत की रंगत फीकी पड़ गई थी। वो मेरी मिन्नत समाजत करने लगी। फिर कहने लगी, अच्छा ऐसा करते हैं कि तुम 1 महीना मरियम के साथ रह लो,
अगर उसके बाद तुम्हारा दिल भर जाए तो बेशक तुम उसे तलाक दे देना, उसका शौहर तुम्हें उतने ही पैसे दे देगा। वो अरबी इंचार्ज औरत शायद ये समझ रही थी कि मुझे शायद वक्ती खुमार है जो कुछ वक्त गुजरने के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरी गैरत की बात थी। वो औरत कहने लगी कि 1 महीने के लिए अलग रहने के लिए वो मुझे घर भी देगी। मैं इस बात पर राजी हो गया क्योंकि फिलहाल मैं खाली हाथ था। अगर मरियम को अपने साथ रखता भी तो कहाँ रखता, मेरे पास तो रहने का भी इंतजाम न था। लेकिन मैं सोच चुका था कि 1 महीने में कुछ भी करके मैं पैसों का इंतजाम करूंगा और मरियम को अपने साथ हिंदुस्तान ले जाऊंगा। वो इंचार्ज मुझे वही कमरे में छोड़कर चली गई। आधे घंटे बाद वापस आई, लेकिन बेहद परेशान थी। कहने लगी, इसलिए मैं पठानों को इस काम के लिए नहीं रखती। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो पैसे लेकर बात खत्म कर देता, लेकिन तुम लोग हर बात में गैरत को लेकर आ जाते हो। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी जमानत दी थी, लेकिन तुम तो। फिर कहने लगी, मैंने बड़ी मुश्किल से उसके शौहर को राजी किया है। तुम्हारे लिए उसके शौहर ने एक फ्लैट किराए पर लिया है, लेकिन देखो 1 महीने तक, फिर तुम मरियम को छोड़ दोगे। मैंने उस इंचार्ज औरत के सामने हामी नहीं भरी थी, क्योंकि जो बात मरियम ने मुझे अपने शौहर के बारे में बताई थी, मैं उसे किसी कीमत पर भी उसे उसके पहले शौहर के पास नहीं छोड़ सकता था। उसे एक रात में जो राज मैंने जाना था, मैं एक इंसान होने के नाते कभी भी मरियम को इस गुनाहों के दलदल में नहीं फेंक सकता था। बेशक वो बापर्दा थी, हया वाली थी, अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे मर्द के बारे में सोचने से भी कांपती थी, लेकिन वो शरीयत से लाइल्म थी। वो अरबी शख्स जो कुछ उसके साथ मोहब्बत के नाम पर करता था, वो एक नाजायज अमर था। मैं उस अरबी औरत के साथ उसके फ्लैट में रहने लगा, लेकिन वो मुझसे हर वक्त डरी सहमी दूर दूर रहती थी। लेकिन मैं फासलों का कायल न था। जब भी मैं उसके करीब आता वो रोने लगती, कहती, तुम क्यों मुझे छोड़ नहीं देते? तुम नहीं जानते कि वो शख्स इस बात का बदला मुझसे कैसे लेगा। वो मुझे बहुत मारेगा, कहेगा कि तुमने ऐसा क्या जादू किया था उस पठान पर कि उसने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम मेरे बाजू पर जले हुए निशान देख चुके हो। वो अरबी मुझसे जुनूनी मोहब्बत करता है, शक्की भी है। जरा सी बात पर मुझ पर शक करके इल्जाम लगाता है और फिर तलाक दे देता है, और तलाक देने के बाद बिना हलाले के ही मुझसे रिश्ता जोड़ लेता है। कहता है इससे कुछ नहीं होता। इस बार तो उसने मुझे बहुत लोगों के सामने तलाक दी थी, इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए हलाला करवाने के लिए राजी हो गया। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है जो जिंदगी तुम उस शख्स के साथ जी रही हो वो जायज है? मेरे इस सवाल पर वो चुप हो गई। कहने लगी, मैं एक गरीब लड़की हूँ। वो अरबी मुझे यतीम खाने से निकाह करवा कर लाया था। मैं अगर उसे छोड़ दूंगी तो कहाँ जाऊंगी, इसलिए मैं मजबूरन खामोश हो जाती थी। वो कभी तो मेरे साथ इतना अच्छा हो जाता था कि जैसे उसके लिए मैं कोई कीमती चीज हूँ, और कभी वो ऐसी हैवानियत पर उतरता है कि मैं तड़प कर रह जाती थी। वो मुझे कई बार तलाक दे चुका है, लेकिन कहता है कि यूं तलाक नहीं होती, क्योंकि मैं गुस्से में था। मैंने कहा कि मैं बहुत दीनदार इंसान हूं, लेकिन ये जानता हूं कि बेशक गुस्सा हराम है, लेकिन गुस्से में दी गई तलाक हो जाती है, क्योंकि वो शख्स इतना होशमंद होता था कि उसे मालूम होता था कि वो तुम्हें तलाक दे रहा है। तुम अगर उस शख्स के साथ ऐसी ही जिंदगी गुजारना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। जो शख्स तुम्हें एक बार ठीक से नहीं बसा सका, वो तुम्हें बाद में कैसे बसाएगा? वो कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अगले ही दिन मैं उसे खाना काबा ले गया। वहां जाकर मैंने अल्लाह से यही दुआ की कि हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने वाली जिंदगी अता फरमा और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। मैं नहीं जानता था कि मेरे उठाए जाने वाले अगले कदम का अंजाम क्या होगा, लेकिन मैंने पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बता दी। पुलिस ने उस हलाला सेंटर पर छापा मारा और सब लोगों को पकड़ लिया। मुझे इनाम के तौर पर इतने पैसे दिए कि मैं मरियम के साथ हिंदुस्तान वापस आ गया और उसे अपने गांव ले गया। हमारी शादी को 7 साल गुजर गए हैं। अब मरियम से मेरे 2 बेटे हैं। वो मेरे साथ बहुत खुश है और वो कहती है कि अगर तुम मुझे सीधा रास्ता न दिखाते तो मैं अभी तक मजबूरन गुनाहों की जिंदगी गुजार रही होती। न जाने हमारा समाज किस तरफ चल पड़ा है। हलाले के नाम पर जिनाकारी को सवाब समझकर किया जा रहा है। अल्लाह हम सब मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।